आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन। संयुक्त से पता चल रहा है कि संयुक्त यानी साथ में, एक्स्ट्रा कुछ भी हो वो भी साथ में। संयुक्त का अर्थ अच्छे से स्पष्ट कैसे होगा देखो, ये पढ़ेंगे अपन कि अगर u कोई फंक्शन है x और y के अंदर, u बराबर x और y के अंदर कोई भी फंक्शन दिया है, ठीक है, और ये x और y की जो वैल्यू है यानी कि u x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ये x और y किसी तीसरे वेरिएबल t पर निर्भर करता है। u x और y पे डिपेंड करता है और x और y ये जो हैं ये किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड हो रहे हैं। तो u को एकल स्वतंत्र चर t का संयुक्त फलन कहते हैं। समझ रहे हो? पहले तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि u किसके अंदर दिया है, x और y के अंदर, पर x और y दोनों किसी एक वेरिएबल में दिए हैं t। तो अगर कुछ फंक्शन u x और y में दिया होगा तो मैं उसमें x की वैल्यू जो भी t में वो भी रख दूंगा और y की वैल्यू भी जो भी t में वो रख दूंगा। तो सारा फंक्शन किस में आ जाएगा, t में। यानी कि u को किसी एक चर में लिख दिया अपन ने, सब t के t है उसमें, ठीक है। तो u को एकल स्वतंत्र चर t का संयुक्त फलन कह सकते हैं। समझ गए? यानी कि अगर दूसरा, ये तो एक होता, ठीक है। दूसरा क्या है कि x जो है यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है, पर ऐसा भी हो सकता है कि x और y दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हूँ। t1 t2 पे x भी डिपेंड करता हो और t1 t2 पे y भी डिपेंड करता हो। तो u को दो स्वतंत्र चर वाला संयुक्त फलन बोलेंगे। x जितने वेरिएबल में लिखा होंगे x और y उतने वेरिएबल का स्वतंत्र चर u कहलाएगा, ठीक है। स्वतंत्र संयुक्त फलन u कहलाएगा, ठीक है। पहले यहाँ एक ही था t दोनों में, तो एक स्वतंत्र चर वाला संयुक्त फलन था u। अब x भी t1 t2 पे डिपेंड करता है, y भी t1 t2 पे डिपेंड करता है, तो ये खुद वापस अलग दो वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। तो u जो है वो दो स्वतंत्र चर t1 t2 का संयुक्त फलन होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इनके ऊपर बेस्ड कुछ थ्योरम है। क्या थ्योरम है देखो, यदि u क्या है, x और y में कोई फलन है, ठीक है, और t का एक संयुक्त फलन है, t का एक संयुक्त फलन है, यानी कि x की वैल्यू t पे और y की वैल्यू भी t में लिखी जा सकती है। यहाँ u के आंशिक अवकलन संतत है, संतत मतलब कंटिन्यूस होता है, एवं x व y के भी अवकलन विद्यमान हैं, तो ठीक है। कुल मिला के बात यही है कि ये चीज़ डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ोगे आप थर्ड ईयर में, तब उसमें क्लियर होगी कि जो अवकलन होते हैं, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, वो कैसा होता है। अगर कंटिन्यूस होता है तो इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, वरना नहीं। तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन कंटिन्यूस है, ठीक है, और डिफरेंशिएबल भी है, इसलिए हम कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि इनका डिफरेंशिएशन पॉसिबल होता है, इनका डिफरेंशिएशन पॉसिबल होता है। और अगर कहीं पे आपको इस तरह के फंक्शन दिए हो जिसमें u x और y पे डिपेंड करता हो और x और y किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, और फिर उनके आंशिक अवकलन, जैसे ये पूछ लिया डेल u अपॉन डेल t, ये आंशिक अवकलन है, ये और ये, पर ये आंशिक अवकलन नहीं है, ठीक है ना। ये तीनों जो है ये आंशिक अवकलन नहीं है, ये अपना साधारण जो अवकलन होता है वो है, ये आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पर ये नॉर्मल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल टी निकालने को बोले, इस तरह का हो और अपने को डेल यू अपॉन डेल टी निकालने को बोले, तो ये उसका मेथड है, ठीक है। यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ और यहाँ सेम रहता है, डेल यू डेल टी ये यही रहते हैं, बस ये मान लो कि ऊपर नीचे डी एक्स से गुणा किया है, गुणा और भाग, यहाँ वाई से गुणा और भाग। समझ में आ गया? कुल मिला के ये है कि हमको u का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो u का पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में, और फिर x का वापस t के रेस्पेक्ट में होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि भाई u तो x और y के अंदर है, पर x किसके अंदर है, t के अंदर, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन तो इन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही होता है, इन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही होता है, और इनका इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होता है। पर ये पूछ ये रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना था, पर इसके नहीं, इसके रेस्पेक्ट में। तो इसका इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालने के लिए इनका यूज़ करना पड़ता है बीच में। इसलिए अपन क्या करते हैं कि डी यू का पहले डी एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं और डी एक्स का वापस टी के रेस्पेक्ट में।
दोनों को गुणा कर दिया, सेम टू सेम y का यहाँ y लिखा है, यहाँ x लिखा है, ठीक है। और अगर यही x और y दो वेरिएबल में दिए हो, t1 और t2 में डिपेंड करते हो, तो डेल यू अपॉन डेल t1 भी निकलेगा और डेल यू अपॉन डेल t2 भी निकलेगा। सेम ही है, डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल टी, ठीक है। जो ये चीज़ होती है वो ऐसे लिखते हैं, और जो ये वेरिएबल होते हैं एक बार यहाँ लिखते हैं, एक बार यहाँ लिखते हैं। वापिस यही, यहाँ T2 है, यहाँ T2 है सब जगह, यू टी टू क्रॉस में लिखे हैं, और जो वेरिएबल होते हैं यू के, इनको ऐसे क्रॉस में लिखते हैं dx dy, यहाँ पे भी dx, यहाँ पे भी dy, ठीक है। इनको याद करने का तरीका आपको यही है कि जो एक्स्ट्रा वेरिएबल वो x और y हैं, उनको ऊपर नीचे यहाँ गुणा करते हैं, एक बार x का, एक फिर प्लस करके दूसरी बार y का, x का फिर y का, और ये क्रॉस में आ जाते हैं, डेल यू अपॉन डेल t1, डेल यू अपॉन डेल t1, डेल यू अपॉन डेल t2, डेल यू अपॉन डेल t2, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए, प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। मैं एग्जांपल करा रहा हूँ, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि मैं सारे एग्जांपल करा रहा हूँ, तो इसमें आपका लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है। लॉस यही है कि मैं आपको सब बताऊँगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, आपको जो स्टार्टिंग में डाउट हो, भले बीच में डाउट हो, भले एंड में डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में, जब तक आप मुझसे वो क्वेरी लेके नहीं आओगे मेरे पास और मैं आपको क्लियर नहीं करूँगा, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। तो मैथ्स आप जानते हो, आपने 10th 12th पढ़ी हुई है, तो जब तक आप खुद किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको वो याद नहीं होगी, ठीक है। हाँ, समझ में सब आएगा एक बार, फिर अप्लाई करना नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इम्प्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फलन क्या होता है? अस्पष्ट फलन क्या होता है कि दो चर x तथा y में एक फलन दिया है f x y बराबर 0। अब यहाँ y को x के पदों में और x को y के पदों के लिए स्पष्टता हल नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि y का x के पदों में, y को x के पदों में सेपरेट करना और x को y के पदों में सेपरेट करना, यानी कि एक तरफ x रखना और सारे एक तरफ उसका सारा आंसर y के टर्म में लाना, या फिर y को बराबर की साइड रखना और उसका आंसर बराबर की इधर सब किस में डालना, x की टर्म में। ये हल स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसको स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं कर सकते, किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के अंदर आंसर हम पता नहीं कर सकते, तब ऐसे जो फंक्शन आते हैं, ठीक है, ऐसे जो फंक्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? यानी कि इस फंक्शन का आंसर x बराबर y की टर्म या y बराबर x की टर्म के अंदर मुझे लाना हो, और वो मैं क्लियरली नहीं ला पा रहा हूँ, यानी कि इधर मैं y को अकेला करना चाह रहा हूँ और x को एक तरफ भेजना चाह रहा हूँ, फिर भी मैं भेज रहा हूँ तो भी इधर कहीं न कहीं y का एक टर्म x के साथ रही जा रही है, ठीक है। और मैं इसको हटा भी नहीं पा रहा, अगर मैं उसको हटाने की कोशिश करता हूँ तो वो x भी इधर आ जाता है, क्योंकि x तो एक तरफ रखना है और y को सेपरेट करना है, और मैं नहीं कर पाता। तो ऐसे फंक्शन जिसको किसी एक वेरिएबल के अंदर सेपरेट नहीं कर पाते, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अस्पष्ट फलन। उनका हल दूसरे वेरिएबल के टर्म में पता नहीं कर सकते कुल मिला के, ठीक है। और इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालने हो, यानी कि dy अपॉन डी एक्स और डेल 2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालने हो, तो उसके ये फॉर्मूले डायरेक्ट माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई बटा में, फिर ये पूरा बटा डेल एफ बाई डेल वाई का होल क्यूब। ये बहुत लेंदी है दिखने में, ये ऐसे याद नहीं होता, इसलिए इनमें क्या किया, इनको शॉर्ट टर्म्स दे दी। डेल एफ यानी कि एफ का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन को पी बोलते हैं, वाई के सापेक्ष करें तो क्यू बोलते हैं, इसका वापिस करें तो आर, ठीक है। फिर इसका वाई के रेस्पेक्ट में करें तो एस, और इसका खुद के रेस्पेक्ट में करें तो टी। समझ रहे हो? डेल एफ बाई डेल एक्स को पी बोलते हैं, डेल एफ बाई डेल वाई को क्यू बोलते हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर को आर बोलते हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स और फिर यहाँ वाई का डिफ्रेंशिएशन करें इसके साथ तो इसको एस बोलते हैं, और इसका स्क्वायर डबल बार करें तो टी बोलते हैं। क्लियर हो गया? पी क्यू आर एस टी क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक्स वाई एक्स स्क्वायर, एक्स वाई वाई स्क्वायर, याद रखने का तरीका बदल रहा हूँ, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं, वो इससे क्लियर होगा। एक्स वाई एक्स स्क्वायर, एक्स वाई वाई स्क्वायर, ऐसे याद रखना हो तो ऐसे याद रखो। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो रहा है, ठीक है ना।
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर या 2 भूल जाना, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 वो प्लस प्लस सब भूल जाना, बस मैं बता रहा हूँ कि पी क्यू आर एस टी क्या होते हैं। तो यहाँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर भूल जाना, प्लस भी भूल जाना। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ टर्म चाहिए अपने को, तो एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और वाई स्क्वायर, ठीक है। यानी कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर होती है, यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ एक्स वाई है, ये भी 2 बार है इसलिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू आर एस टी को याद रखने का तरीका समझ में आ गया। अब इस डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या बोलते हैं? डेल एफ अपॉन डेल एक्स बटा डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो ये पी है, ये क्यू है, तो पी अपॉन क्यू और माइनस। फिर सिमिलरली इसमें भी सब जगह जहाँ जहाँ पे जो वैल्यू है वो रख दी। जहाँ ये क्यू है तो ये क्यू स्क्वायर है, ठीक है। ये क्यू स्क्वायर है और ये आर है, ये आर। फिर इनको भी ऐसे सेम टर्म दे दी। तो ये फॉर्मूला रहेगा, ऐसे याद रखना है आपको, माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2 पी क्यू एस प्लस पी स्क्वायर टी अपॉन क्यू क्यूब, ठीक है। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है और ये डेल 2 वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। ये 2 फॉर्मूले और ये पैटर्न 1 2 3 4, ये चारों आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने होता, आपको बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, क्लियर होगा अच्छे से कि z कोई फंक्शन है। देखो एक्स वाई, एक्स जेड किसके बराबर है? एक्स और वाई के अंदर कोई फंक्शन है z, और एक्स और वाई दोनों किस पर डिपेंड कर रहे हैं? देखो ये भी t के ऊपर, ये भी t, यानी कि t का कुछ मान रखूंगा तो x का मान आएगा, यहाँ पे भी y का मान आएगा। यानी कि x और y दोनों t पे डिपेंड करते हैं। और जब ये x और y आ जाएंगे तो ये x और y यहाँ रखूंगा तो z की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि z x और y पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया? यानी कि देखो होता क्या है कि इस चीज़ को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, पर क्योंकि हमको ये मेथड पता होना चाहिए, इसलिए अपने को जब भी एक ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको इसी मेथड से करोगे, इसी मेथड से करोगे। वरना इसको करने का डायरेक्ट तरीका भी है जो लास्ट में बताऊंगा मैं आपको अभी। एक बार ये देखो कि z बराबर ये फंक्शन दे रखा है, x बराबर ये दे रखा है, y बराबर ये दे रखा है, जो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या बोला इसने? डेल z अपॉन डेल टी निकालो भाई। डेल z अपॉन डेल टी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बराबर डेल z, ठीक है। फिर x और y में ना, तो डेल z अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल टी प्लस डेल z, फिर y भी है तो डेल वाई अपॉन डी टी। अब मुझे क्या क्या निकालने? ये सारी टर्म्स में निकाल दूँ और यहाँ रख दूँ, मेरा ये आंसर निकल जाएगा। तो ये टर्म्स कैसे निकलेगी भाई? z का x के सापेक्ष अवकलन करो, z का y के सापेक्ष भी अवकलन करो, x का t के रेस्पेक्ट में करना है और y का भी t के रेस्पेक्ट में करना है और यहाँ रखना है। चारों मान आ जाएंगे। तो मैंने क्या निकाला? z का x के सापेक्ष किया तो ये देखो, x के सापेक्ष x का अवकलन 1 और y स्क्वायर तो अचर की तरह ट्रीट करना है, आंशिक अवकलन कर रहे हैं। फिर x स्क्वायर का 2x और y तो एज इट इज, समझ गए। फिर डेल z अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में करना है, तो x एज इट इज, y स्क्वायर का 2y प्लस x स्क्वायर एज इट इज, y का 1, ये रहा। डेल x अपॉन डेल t, अब ये नॉर्मल अवकलन है, इसमें 2 वेरिएबल तो है ही नहीं। एक बात क्लियर होनी चाहिए, आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर के रेस्पेक्ट में अवकलन होता है उनका। स्वतंत्र चर एक या एक से अधिक हो सकते हैं, पर एक जो आपका नॉर्मल अवकलन जो आपने सीखा था उसमें हमेशा अवकलन सिर्फ एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है। जो आप ये सिंपल डी एक्स अपॉन डेल टी लिखते हो ना, अगर एक वेरिएबल दिया है, सिर्फ एक वेरिएबल, कोई फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो जो अवकलन होगा वो कैसा होगा? साधारण अवकलन, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। और अगर कोई फंक्शन एक या एक से अधिक वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो और फिर उसका अवकलन करना है, तो उनका जो अवकलन होगा ना, वो अवकलन कैसा होगा? आंशिक अवकलन। इसलिए देखो, जब मैंने z का अवकलन किया तब तो आंशिक अवकलन किया, x और y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। देखो क्या यहाँ dx अपॉन dt ये t के रिस्पेक्ट में हो रहा है? कहीं और कोई वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में अवकलन हुआ? नहीं, x का सिर्फ t के सापेक्ष हुआ और y का भी सिर्फ t के सापेक्ष हुआ। पर यहाँ z का x के सापेक्ष भी और y के सापेक्ष भी अवकलन हो रहा है, ठीक है।
क्योंकि दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, दो स्वतंत्र चर है इसमें जेड के, इसलिए यहाँ आंशिक अवकलन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, साधारण अवकलन। इसलिए मैंने यहाँ पे dx अपॉन dt लिखा है और यहाँ पर डेल एक्स जेड अपॉन डेल एक्स पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया। ठीक है, इस फॉर्मूले में भी आप देख सकते हो, इस फॉर्मूले में आपको कन्फ्यूजन हुई होगी तो ये देखो, यहाँ जो ये dx अपॉन dt लिखा है और जब मैंने दो वेरिएबल लिए t1 t2 अगला जो थ्योरम था, तो इसमें यहाँ डेल एक्स dx अपॉन dt नहीं लिखा, डेल एक्स अपॉन डेल t1 लिखा। देखो फर्क है ना, d लिखा है यहाँ डेल लिखा है, इसको डेल बोलते हैं, इसको d। ठीक है, तो ये क्यों लिखा, क्योंकि x यहाँ वापस देखो t1 और t2 दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ पे सिर्फ एक भी कर रहा था। तो जब कोई फंक्शन एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो उसका अवकलन जो होता है वो साधारण होता है, इसलिए इसको ऐसा लिखते हैं। पर वो जब दो वेरिएबल पे डिपेंड कर जाता है तो उनका दोनों के रेस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे कैसा अवकलन आता है, आंशिक अवकलन। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, तो ये चीज़ कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा, ये क्यों निकाला और यहाँ पे सिंपल अवकलन क्यों निकाला। एक्स का टी के सापेक्ष करना, यानी कि टी स्क्वायर का क्या होता है, 2t, सॉरी हाँ 2t, तो ये तो 2t और ये ए तो कांस्टेंट है एज इट इज। टी का आंशिक अवकलन टी के सापेक्ष, टी का 1 तो 2a बचा। अब ये चारों मान, ये 1 2 3 चारों मान मैंने यहाँ रख दिए ये, फिर इसको सिंपल किया। सिंपल कैसे किया मैंने भाई, वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू 2at, ये सब मान दिया हुआ है मेरे को। ठीक है, x बराबर क्या है 80 स्क्वायर और y बराबर क्या है 280, तो y की जगह मैंने 280 लिखा और x की जगह 80 स्क्वायर इसमें। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा 280 और x की जगह क्या लिखा 80 स्क्वायर। x और y का मान ये जो दे रखा मैंने इसमें रखा और इसको सिंपल किया तो मेरे को क्या आंसर मिला, ये चीज़ सिंपल करना है। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, क्या कॉमन आ रहा है वो देखना है, और ये अब मेरी आंसर ये आ रही है। यहाँ तक क्लियर? अब मतलब डेल जेड अपॉन डेल टी मैंने निकाल दिया था, तो मेरा आंसर तो आप बोलोगे सर निकाल दिया तो यही आंसर है ना, आप इतना आगे सोल्व क्यों कर रहे हो भाई? आप खुद सोचो, मैंने जेड का अवकलन टी के सापेक्ष करने को बोला, टी के सापेक्ष करने को बोला, तो इसमें वाई की टर्म्स और एक्स की टर्म क्या कर रही है, वाई की टर्म और एक्स की टर्म क्या कर रही है भाई? बात तो सारी टी की होनी चाहिए ना, तो सारी टर्म को मुझे किस में लाना पड़ेगा, टी में। इसलिए वाई का मान जो है और एक्स का मान जो दे रखा वो इसमें रखा और थोड़ा सिंप्लीफाई करके सारा का सारा वैल्यू किस में लाया मैं, टी में। अब इसको इससे नहीं करो तो दूसरा मेथड क्या है, पर वो मेथड आप एग्जाम में नहीं कर सकते। क्लियर है? आप कर भी के भी आओगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर मैं आपको समझा रहा हूँ वो कैसे। भाई एक्स का मान 80 स्क्वायर है और वाई का मान क्या है 280। एक्स का मान 80 स्क्वायर यहाँ एक्स की जगह रख दो और वाई का मान 280 भी यहाँ पे वाई की जगह रख दो। जो फंक्शन आपको दे रखा है यहाँ मैंने रखा और ये मेरा जेड क्या आ गया टी के टर्म में। अब इस जेड का डायरेक्ट टी के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो, ये कर दिया, जो कॉमन लिया तो ये चीज़ आई। ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखो, इतना मेथड से किया ये और ये डायरेक्ट किया तो ये सेम चीज़ आ रही ना। तो इसने सत्यापन करने को बोला था कि सीधे प्रतिस्थापन द्वारा सत्यापन करके भी बताओ, तो ये सत्यापन हो गया भाई, जो आंसर इससे आ रहा है और इससे आ रहा है वो सेम है, तो 2 व 3 से सत्यापित हो गया जो हमको सत्यापित करना है। आगे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें देखो जेड कोई फंक्शन है एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एक्स यू और वी में है, देखो वाई भी यू और वी में है। ये क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जेड तो एक्स और वाई में दिया है और एक्स और वाई किसी दूसरे दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, पर दोनों किसी दो सेम वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। देखो ये भी यू वी में है और ये भी यू वी में। अब इसे निकालने को क्या बोला, ये दोनों मान निकालो, माइनस करो और ये माइनस करो, दोनों क्या आना चाहिए बराबर। ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है, तो हम ये कैसे करेंगे, देखो भाई हम क्या निकालेंगे, डेल जेड अपॉन डेल यू निकालेंगे और डेल जेड अपॉन डेल वी निकालेंगे। तो डेल जेड अपॉन डेल यू निकालना है और यू निकालना है, तो जेड किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एक्स और वाई के ऊपर। तो यहाँ एक बार डेल एक्स आएगा और यहाँ डेल वाई, एक बार यहाँ डेल एक्स आएगा, बाकी ये दोनों सेम है, इनको इसका भाग और इसका गुणा किया, डेल एक्स डेल वाई यहाँ पे भी डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी डेल जेड अपॉन डेल वी ये रहा, डेल जेड अपॉन डेल वी ये रहा। तो फिर ये सारी टर्म्स जो हमको है निकालनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। आप ही देखो एक्स दे रखा है आपको, तो एक्स का आप यू और वी के सापेक्ष अवकलन कर सकते हो, तो यहाँ से डेल एक्स अपॉन डेल यू भी निकल जाएगा। ठीक है, ये रहा डेल एक्स अपॉन डेल वी निकालना है ना, डेल एक्स अपॉन डेल यू, ये डेल एक्स अपॉन डेल यू निकाला, ये डेल एक्स अपॉन डेल वी निकाला। ठीक है, और क्या निकाला, डेल वाई अपॉन डेल यू और डेल वाई अपॉन डेल वी,
इसका u और v के रेस्पेक्ट में अवकलन किया तो ये आ गया, इसका u और v के रेस्पेक्ट में अवकलन किया तो ये आ गया। इन सारी वैल्यू को इसमें रखा और जो टर्म्स नहीं है वो छोड़ दी। अब भाई इसने क्या बोला, इन दोनों को माइनस करो, तो हमने इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये माइनस कर दिया। इधर माइनस होगा तो ये सब भी माइनस होगा, ये माइनस ये माइनस ये। अब जो ये भी डेल एक्स ये भी डेल एक्स दोनों सेम है, तो ये दोनों कॉमन आ जाएगा। बचा क्या क्या, ई रेस टू यू प्लस ई रेस टू माइनस यू। ये दोनों कॉमन आ गए, माइनस भी कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, ई रेस टू माइनस यू। माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, और यहाँ माइनस कॉमन गया तो माइनस, प्लस कॉमन गया तो माइनस, माइनस कॉमन गया तो प्लस में से माइनस निकल गया तो माइनस, ई रेस टू प्लस यू, और डेल जेड अपॉन डेल वाई निकल गया। अब ये चीज़ देखो, ई रेस टू यू प्लस ई रेस टू माइनस वी, ई रेस टू यू प्लस ई रेस टू माइनस वी क्या है, एक्स, तो यहाँ एक्स लिख दिया। ठीक है, ये रहा एक्स, और ये चीज़ क्या है, ये तो वाई है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, वाई। तो एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, वाई डेल जेड अपॉन डेल, जो हमको चाहिए था वो मिल गया। यही चाहिए था ना हमको, ये चीज़ आ गई माइनस करने के बाद। तो हैंस प्रूव जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया। एक बार वापस मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि अगर हमको z कोई फंक्शन दिया है x और y के टर्म में, और x और y किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई यहाँ पे, ये इस पे डिपेंड कर रहा है और ये किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जब किसी एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करते हुए, यानी कि जैसे t था, सिर्फ ये भी t के अंदर था, ये भी t के अंदर था, तब तो यहाँ पे सिंपल डिफ्रेंशिएशन हुआ था इस जगह, दोनों जगह। पर ये अब वापस x और y तो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, और दो वेरिएबल पे डिपेंड जब कोई फंक्शन करता है तो वहाँ पे आंशिक अवकलन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेल 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 वाला वापस लिखा। ठीक है, और जब भी z दो वेरिएबल में और वे दूसरे वेरिएबल किसी और पे डिपेंड कर रहे हो, और इसका अवकलन उस तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पूछा हो, ये है तो इसके अंदर पर पूछा किसी तीसरे के रेस्पेक्ट में है, तब क्या करते हैं अपन, इस तरह का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये जो फॉर्मूला है, यानी कि इस चीज़ को लिखते हैं पर इस तरह से तिरछे में, और जेड जिसका असली में वेरिएबल, जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई को, उनको ऐसे क्रॉस में लिखते हैं, डी एक्स प्लस डेल वाई डेल वाई। अगर यहाँ तीन होते हैं तो एक और आ जाता है यहाँ पे, डेल जेड अपॉन, जिससे टी सॉरी डेल तो है, डेल जेड अपॉन डेल यू, और डेल टी ऐसे क्रॉस में आ जाता है, जिससे ये आगे के क्वेश्चन करेंगे ना, ये देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स है ना, तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ऐसे लिखा है, पर ये कितने पे डिपेंड कर रहा है, तीन पे, तो डेल टी वन डेल टी वन, डेल टी टू डेल टी टू, डेल टी थ्री डेल टी थ्री। ठीक है, जितने वेरिएबल होंगे उतने प्लस होकर ये टर्म्स बनती जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखना, नहीं समझ में आए तो वापस देखना, और नहीं भी समझ में आए तो एक बार खुद ट्राई करना है क्वेश्चन, तो मैं बोल रहा हूँ आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी।